हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ब्रेड के अंदर छिपाकर कोकीन तस्करी, बेंगलुरु में नाइजीरियाई महिला गिरफ्तार। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने ब्रेड के अंदर कोकीन की तस्करी करने वाली 29 वर्षीय नाइजीरियन महिला ओलाजाइड एस्तर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुंबई से बेंगलुरु तक ब्रेड की लोफ में कोकीन छिपा कर लाती थी। मामले की जानकारी मिलते ही सीसीबी की एंटी नारकोटिक्स टीम ने महिला को बेंगलुरु पहुंचते ही दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 121 ग्राम कोकीन जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.20 करोड़ रुपए बताई गई है। कोकीन को ब्रेड की कवर में बनाए गए खोखले हिस्से में पैक किया था ताकि सामान्य तलाशी में पकड़ी ना जा सके। महिला कथित तौर पर निजी बसों में मुंबई बेंगलुरु यात्रा करती थी और रास्ते में कोकीन छिपाकर लाती थी। जांच में सामने आया कि महिला को मुंबई में एक पुरुष सहयोगी से कोकीन मिलती थी और उसे बेंगलुरु के दूसरे नाइजीरियाई नागरिकों को सीधे सप्लाई करनी होती थी। यह तरीका कुरियर या अन्य माध्यमों से पकड़े जाने के खतरे को कम करने के लिए अपनाया गया था। आरोपी पिछले वर्ष छात्र वीजा के पर नई दिल्ली आई थी, लेकिन किसी शैक्षणिक संस्थान ने दाखिला नहीं लिया। सीसीबी की कार्रवाई में महिला की निशानदेही पर वर्तुर क्षेत्र के स्थानीय नाइजीरियाई खरीदार को भी गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कहा कि इस तरह की अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी का लगातार निगरानी रखी जाएगी। मौसेरे भाई की पत्नी पर आया दिल, चाकू घोंपकर मार डाला। विभानी हरियाणा, एक युवक ने अपनी मौसेरी भाभी को चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आरोपी युवक अमित मृतका बबीता के पति मोनू का मौसेरा भाई है। पुलिस ने बताया कि अमित बबीता से एक तरफा प्यार करता था और उसे शादी करने का दबाव बना रहा था। बबीता ने अमित से शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद अमित ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। बबीता 2 बच्चों की मां थी और एक निजी अस्पताल में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। उसकी हत्या से परिवार पूरी तरह टूट चुका है और 2 मासूम बच्चे मां के साय से वंचित हो गए। आरोपी अमित ने खुद को भी चाकू मारने की कोशिश की और गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि मृतका के पति मोनू की शिकायत पर मामला दर्ज किया जाएगा। आरोपी अमित का बयान है के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को सजा दिलाने का प्रयास करेगी। एक तरफा प्रेम का मामला, पुलिस ने कहा कड़ी कार्रवाई होगी। इस घटना में एक तरफा प्रेम में के खतरनाक परिणामों को उजागर करती है। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मैं जिसमें एक महिला को जो चाकू मारने का मामला सामने है, कहाँ की ये घटना है और क्या पूरा मामला है सर? आज सुबह मेरे को सूचना मिली थी जी कि हनुमान गेट पर कोयला भट्टी के पास किसी व्यक्ति ने किसी महिला को चाकू मारा है। जिस सूचना पर मैं अपने साथियों को लेकर इसके मकान पर पहुंचा तो वहाँ खून खान बिखरा हुआ था और पता चला कि एम्बुलेंस में जिसको चाकू लगा था लेडीज को और जिसने मारा था, दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। उनके पीछे पीछे मैं यहाँ हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि महिला की मौत हो चुकी है और जो चाकू मारने वाला था अननोन आदमी, उसको रेफर पीजीआई कर दिया है। या अभी इसके मालिक आएंगे घर वाले, तो उनकी दरखास्त लेके कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो सर, इसमें जो युवक ने खुद ने चाकू मारा, उसने खुद को क्यों मारने की कोशिश की गई, वो कारणों का पता लगा सकते? इनके कारणों का प्रेम प्रसंग का चल रहा है। जिसका लेडीज का घरवाला कह रहा है, मुझसे मैंने पूछा था कि ये कह रहा था कि इसको आप छोड़ दो, मैं रखूंगा। तो महिला ने जो शादी से मना किया, तो उसी कारण से चाकू मारा? महिला करीब 38 साल की है और 2 बच्चों की माँ है, जिसमें बड़ा लड़का 14 साल का है, छोटा 8 साल का है। और ये एक पारिवारिक से जुड़ाव है इनका आपस में। क्या रिश्ता क्या है सर? जो महिला बबीता, उसका घरवाला मोनू और चाकू मारने वाला आरोपी दोनों सगी मौसीगे हैं। तो अभी कोई शिकायत सर? अभी तक शिकायत देने के लिए आया नहीं है। अभी शिकायत मिलेगी तो अगली कार्रवाई शुरू कर देंगे। इमरान मसूद का बयान, प्रियंका गांधी को पीएम बनाइए, बांग्लादेश को मिलेगा जवाब। विवाद बढ़ा, दी सफाई। भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति और जहां वहां जारी उथल पुथल को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। इसी बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत कर नई बहस छेड़ दी। मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी में पीएम बनने की पूरी काबिलियत है और उन्हें कमान सौंपने पर बांग्लादेश को ऐसा जवाब मिलेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। बीजेपी
द्वारा प्रियंका गांधी पर निशाना साधे जाने के बाद मसूद का यह बयान आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी केवल गाजा के मुद्दों पर बोलती है और बांग्लादेशी हिंदुओं की अनदेखी करती है। मसूद ने इसे खारिज करते हुए उनके नेतृत्व और काबिलियत की तारीफ की। बयान वायरल होते ही राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस राहुल गांधी के बजाय प्रियंका गांधी को आगे ला रही है। विवाद बढ़ता देख मसूद ने सफाई दी कि उनका बयान केवल प्रियंका की काबिलियत की तारीफ थी और राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता है। उन्होंने कहा कि इसे राहुल बनाम प्रियंका के रूप में देखना गलत है। इस बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी बयान दिया। वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस के भीतर कई लोग चाहते हैं कि प्रियंका आगे जाए और नेतृत्व संभाले। उन्होंने यह भी जोड़ा कि लोग उन्हें भी राजनीति में आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में असली मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। पत्नी ने भेजा तलाक का नोटिस, पति ने रास्ते में रोककर मार दी गोली। बेंगलुरु कर्नाटक एक पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी जब उसने तलाक का नोटिस भेजा। मृतका भुवनेश्वरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर थे। आरोपी पति बाल मुरुगन ने पत्नी पर अवैध संबंध का संदेह किया था। दोनों के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहा था। पुलिस ने बताया कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। 1.5 साल पहले दोनों अलग हो गए थे। पत्नी ने 1 सप्ताह पहले तलाक का नोटिस भेजा था, जिसे पति ने स्वीकार नहीं किया था। मंगलवार की शाम आरोपी पति ने भुवनेश्वरी को ऑफिस से घर लौटते समय रास्ते में रोका और पिस्तौल से गोली चला दी। भुवनेश्वरी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बाला मुरुगन ने खुद पुलिस थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए साल पर माता वैष्णो देवी यात्रा में बदलाव। RFID कार्ड मिलने से 24 घंटे में लौटना अनिवार्य। माता वैष्णो देवी यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड ने नया साल के लिए अहम आदेश जारी किए हैं। अब प्रत्येक श्रद्धालु को यात्रा पंजीकरण के साथ यात्रा कार्ड लेना अनिवार्य होगा। कार्ड मिलने के 12 घंटे के भीतर यात्रा शुरू करनी होगी और 24 घंटे के भीतर कटरा वापस आना होगा। श्राइन बोर्ड में यह निर्णय नव वर्ष के दौरान संभावित भीड़ और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया है। इस नियम पैदल यात्रा, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार सहित सभी माध्यमों से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं पर समान रूप से लागू होंगे। इससे पहले यात्रा शुरू करने की समय सीमा थी, लेकिन पूरा करने की कोई निर्धारित सीमा नहीं थी। कटरा रेलवे स्टेशन पर स्थित पंजीकरण केंद्र में श्रद्धालु रात 12 बजे तक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। देर रात पहुंचने वाले यात्री प्रवेश द्वार दर्शन DOD के 24 घंटे कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लगातार श्रद्धालुओं को नए नियमों की जानकारी दें। श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा और यात्रा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। मल्टी टीयर सिक्योरिटी व्यवस्था, CRPF और पुलिस की क्विक रिस्पॉन्स टीम और एडवांस सर्विलांस टूल्स का इस्तेमाल कर तीर्थ यात्रा को सुरक्षित बनाया जाएगा। कटरा से मंदिर की दूरी करीब 13 किलोमीटर है और पैदल यात्रा में लगभग 8 घंटे लगते हैं। पश्चिम बंगाल हुमायूं कबीर में नई पार्टी में 24 घंटों में बदला प्रत्याशी, सोशल मीडिया तस्वीरें बनी वजह। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा करने वाले हुमायूं कबीर ने मात्र 24 घंटे के भीतर अपने कैंडिडेट का नाम बदल दिया। उन्होंने बालीगंज सीट में निशा चटर्जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों के कारण उन्होंने फैसला बदल दिया। हुमायूं कबीर ने सोमवार को मुर्शिदाबाद में अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी को घोषित किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेगी और खुद मुर्शिदाबाद के रेजिनगर और भरतपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। कई अन्य सीटों के कैंडिडेट की पहल ही घोषित किए गए थे। सोशल मीडिया पर निशा चटर्जी की तस्वीरें वायरल होते ही हुमायूं कबीर ने तुरंत अपना निर्णय बदल दिया और नया प्रत्याशी नामित किया। इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा बढ़ गई है। अब चुनावी रणनीति पर कितना असर डाल सकता है।
हुमायूं कबीर पहले तृणमूल कांग्रेस के से जुड़े थे, लेकिन निलंबन के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। वे लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर बयानबाजी कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वे आगामी चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी में हैं और अपनी नई पार्टी के लिए रणनीति बदलने के कोई समय नहीं गंवाना चाहते। हंसखाली नाबालिग गैंगरेप और मर्डर केस, 3 दोषियों को उम्र कैद, पंचायत सदस्य को 5 साल जेल। पश्चिम बंगाल के हंसखाली में साल 2022 में नाबालिग के हुए सामूहिक दुष्कर्म और मर्डर मामले में कोर्ट के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रानीघाट कोर्ट में जज ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। दोषियों में सोहेल गयाली, प्रभाकर पोद्दार और रंजीत मलिक शामिल है। घटना के समय तृणमूल पंचायत सदस्य समरेंद्र गयाली को 5 साल सश्रम कारावास में सजा दी गई। मामले की जांच कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने लगभग 3 साल तक लगातार जांच की। कोर्ट ने बताया कि कुछ दोषियों को आपराधिक साजिश, सबूत नष्ट करने और धमकी जैसे अन्य आरोपों के लिए सजा दी गई है। घटना के समय नाबालिग रहे एक दोषी को 50,000 रुपए के मुचकले पर सशर्त रिहा किया गया, जिससे 1 साल तक अच्छा आचरण बनने रखने की शर्त रखी थी। पूरा मामला 4 अप्रैल 2022 का है, जब सत्ताधारी पार्टी के पंचायत नेता के बेटे की जन्मदिन पार्टी में 14 वर्षीय लड़की के सामूहिक दुष्कर्म हुआ। लड़की बीमार हो गई और अगले दिन उसकी मौत हो गई। आरोपियों के दबाव में उसके शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना ने इलाके की भारी आक्रोश पैदा किया। राजनीति हलकों में भी विवाद बढ़ा और विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाए। राज्य पुलिस ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट में सीबीआई को जांच सौंपी। 3 साल तक जांच के बाद अब दोषियों को सजा सुनाकर न्याय दिलाया गया। नया फैसला नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश माना जाता है। बीएमसी चुनाव, शिंदे ने 112 सीटों पर दावा ठोका। बीजेपी ने 90 सीटें ऑफर की, लेकिन शिंदे नहीं माने। बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति के घटक दल बीजेपी और शिवसेना शिंदे ने 20 सीटों बीएमसी चुनाव को लेकर महायुति के घटक दल बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच सीटों को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। सूत्रों के अनुसार शिंदे की पार्टी 227 सीटों में से 112 सीटों पर दावा ठोक रही है। वहीं बीजेपी ने शिंदे शिवसेना को 90 सीटें ऑफर की है, लेकिन शिंदे की टीम अभी तक मानने को तैयार नहीं है। शिंदे अपनी मांग ज्यादा सीटों की हाल के निकाय चुनाव में मिली सफलता और शहरी क्षेत्रों में पकड़ के हवाले से कर रहे हैं। उनका दावा है कि मुंबई में शिवसेना के पारंपरिक वोटर्स ठाकरे बंधुओं के सामने बीजेपी का वोट देने से परहेज करेंगे। इसी वजह से शिंदे 112 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। शिंदे का यह भी कहना है कि उनका स्ट्राइक रेट विधानसभा, लोकसभा और नगर पालिका चुनाव में अच्छा रहा है। शिंदे का मानना है कि यदि मुंबई में ज्यादा सीटों पर शिवसेना और यूबीटी सामने आती है तो विकास और हिंदुत्व के मुद्दों पर उद्धव शिवसेना को एमएनएस को सफलता नहीं मिलेगी। इसी बीच एनसीपी के कांग्रेस में 53 सीटें मांगी है। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन की कोशिश जारी। कांग्रेस ने वंचित को 60 सीटें ऑफर की है, लेकिन वंचित का कहना है कि सीटों का बंटवारा 50-50 होना चाहिए। एनसीपी ने साफ कहा है कि अगर उन्हें 53 सीटें मिली तो मुंबई में गठबंधन होगा। नशे में ट्रक चालक ने सड़क पर पलटा वाहन, वीडियो वायरल। NH 66 पर टेम्पो हादसा, 5 की मौत। हरियड़का के गुड्डेंगड़ी के पास एक नशे में धुत ट्रक चालक की लापरवाही से सड़क के बीचों बीच ट्रक पलट गया। घटना का लाइव वीडियो पीछे चल रही कार में सवार युवक ने अपने फोन में बना लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चालक शराब के नशे में था और ट्रक को खतरनाक ढंग से चला रहा था, जिससे सड़क पर मौजूद लोग सहम गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक सड़क पर लहराता हुआ दौड़ रहा है। कुछ ही पलों में चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और ट्रक अचानक पलट गया। हालांकि उस समय सड़क पर कोई अन्य वाहन या राहगीर नहीं था, जिससे बड़ा जानी नुकसान होने से बच गया।
क्षेत्र में सड़क सुरक्षा की कमी और तेज गति से वाहन चालकों के खतरों को उजागर किया है। लव मैरिज से नाराज भाई जीजा ने आधी रात घर पर किया हमला, बहू को घसीटा, सीसीटीवी में कैद वारदात। राजस्थान के झुंझुनू जिले में देवरोड गांव में सोमवार देर रात लव मैरिज से नाराज युवती के भाई और जीजा ने प्रेमी के घर पर हमला कर दिया। आरोपियों ने करीब 1 दर्जन बदमाशों के साथ मिलकर घर में के गेट तोड़ और बहू पूनम को जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश की। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पड़ोसियों की तड़क भड़क की वजह से आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पूनम और अजय गुर्जर 2 साल से इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में थे। परिवार की ओर से तय किए गए विवाह को ठुकराकर दोनों ने 29 जुलाई 2025 को जयपुर में शादी कर ली। शादी के बाद से पूनम के भाई अमित और जीजा राजेश ने लगातार दंपत्ति को जान से मारने की धमकियां दी। सोमवार आधी रात को गाड़ियों में आए हमलावर घर में घुसकर अजय के पिता को परिवार के अन्य सदस्यों से मारपीट की। इसके बाद पूनम की सास और ननद ने कमरे का दरवाजा तोड़कर बहू को घसीटते हुए बाहर ले जाने का प्रयास किया। पूरा हमला घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पीड़ित परिवार पिलानी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दंपत्ति पहले भी आरोपियों के हमले का शिकार हो चुके हैं और अब परिवार में डर और दहशत का माहौल है। को 12:32 पर आए हैं मेरे घर आकर मेरे को सुत्ते को बार बार धमकी देता ही दिया फोन पर कि भाई आ जाऊंगा, कल आ जानू मारूंगा। रोज के 1 महीने फोन किया। मैं बाहर की और सुता था भट्ठे में। पहली बार मेरे कन भट्ठे में 4 जना आकर मेरे को सुत्ते को दबोचे ही। बोलो बुढ़िया खड़िया हो, बोलो लड़के लड़का कहाँ है, बता तेरा लड़के का हार, लड़का का हार, बोलो शादी करके जा। बोले मैं उसको ले जाएंगे आज। तो मोमन तो कौन बोलो सुत्या होगा भाई भीतर में। बोलो पिस्तौल, बोले बोटी बोटी हिंडा दिया। बोले चलाओ आंगा में बता। मैं उनका सागे जबरदस्ती करके सब 4 जना के बाहर आगो गैस तो बैठे हुए। और पीछे मेरे भाई के घर लगते हैं। उसका नाम टोनिया, बच्चे का टोनिया करो। जब 5 मिनट बाद मैं बिस्तरने चल गया। मेरी लड़की सुती थी 1 मिनट में ही। मेरी लड़की सुती थी, मेरे घर वाली सुती थी। उसके वो किवाड़ खुड़का, एक किवाड़ तोड़ने के बाद में वो किवाड़ गया खुलने के बाद में इनको घैस कर लाए। इनको घैस कर लाने के बाद में वो भूजनी राम रोड़ा क्या का हो रहे हैं। जो वो छोरी दिखी, जो छोरी के एक खुद का भाई था इसका, उस बीड़ी के भर के खुद की बात है। और मेरे आंगने घसी उन्हें घैस के थोड़ी दूर मेरे घर के मकान में जितनी दूर ले आए वो ले आकर बाद में छोड़ कर और भाग गई। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।